अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th एसएस सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 15 आर्थिक विकास। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे हम। वो क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्थिक विकास ની સમજૂતી આપો। आर्थिक विकास એટલે શું समझाओ। तो आर्थिक विकास है क्या, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आर्थिक विकास की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि आर्थिक विकास बोलते किसको हैं। आर्थिक विकास जनरली ये रिलेटेड है कोई भी कंट्री से, कोई भी देश से। जब कोई देश तरक्की करता है तो वो तरक्की को हम विकास बोलते हैं। वो तरक्की का नाम ही विकास है। तो आर्थिक विकास, अब वो तरक्की किस तरीके से होगी, वो कौन कौन सी प्रोसेस होगी उसको करने में, उसके बारे में हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया है हमारा आर्थिक विकास एटले। अब उसके अंदर कौन कौन सी बातें आएगी वो देखनी है हमको। तो आर्थिक विकास एटले देशनी राष्ट्रीय आवक में सतत વધારો। मतलब देश की जो राष्ट्रीय आय होगी, सबसे पहला टॉपिक है हमारे देशनी राष्ट्रीय आवक में सतत વધારો। तो देश की राष्ट्रीय आवक एटले શું? तो राष्ट्रीय आवक में सतत बताया। तो राष्ट्रीय आवक है क्या? तो राष्ट्रीय आवक मतलब देश की कुल आवक, जिसके अंदर मेरी आवक, आपकी आवक, या तो फिर जो कोई भी इस देश में रहता है, जो भी काम करता है, वो उसकी आवक, उसकी टोटल आवक, यानी हम लोगों की जो टोटल आवक होती है, जैसे कि मेरी आवक, जितने भी लोग रहते हैं जो कमाते हैं, वो सबकी आवक, सबकी इनकम को टोटल किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं देश की राष्ट्रीय आवक। तो उसमें क्या होना चाहिए? सतत बढ़ाओ, मतलब वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी बढ़ते जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, उसमें વધારો होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा દેશની માથાદીઠ આવકમાં વધારો। तो माथादीठ आवक एटले શું? तो माथादीठ आवक एटले जो ये राष्ट्रीय आवक है, ऊपर हमने जो देखा राष्ट्रीय आवक को कुल वस्ती से अगर हम भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? माथादीठ आवक। माथादीठ आवक मतलब एक व्यक्ति की आवक। जैसे कि देश में कुल राष्ट्रीय आवक सपोज 1 लाख है और देश में रहने वाले लोग कितने हैं? 10 है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 1 लाख देश की राष्ट्रीय आवक है और देश में कुल 10 लोग रहते हैं। तो 1 लाख को 10 से भाग देंगे तो सबकी इनकम क्या आएगी? सबकी आवक 10,000। तो इस तरीके से माथादीठ आवक मतलब एक व्यक्ति की आवक। तो उसमें भी क्या होना चाहिए? વધારો होना चाहिए माथादीठ आवक में भी। और फिर लास्ट टॉपिक है हमारा देशनी जीवन लोगों जीवन धोरणों सुधारो थवो। मतलब लोग हैं जो उस कंट्री में जो भी रहते हैं देश में, उनके जो जीवन धोरण है, मतलब रहने की उनकी एक तरीके की परिस्थिति स्थिति, उनकी रहने की स्थिति में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। मतलब वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खुराक खाएं, जैसे कि प्रोटीन और विटामिन्स वाले खुराक खाएं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें, कैलोरी वाली चीज़ें खाएं। और फिर उनको सब सारी फैसिलिटीज़, जो भी सुविधा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उनको मिले, जैसे कि गटर, साफ पानी पीने का। तो ये सारी चीज़ें, यानी उनके जीवन धोरण, मतलब उनके जो रहने की धोरण है, वो उसमें सुधारा होना चाहिए। तो ये है उसकी राष्ट्रीय आवक की डेफिनेशन। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ी टफ डेफिनेशन है। इसको याद करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है कि राष्ट्रीय आवक बोलते किसको है, माथादीठ आवक किसको बोलते हैं, और ये जीवन धोरण वो है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो आपको ये समझ में आ जाए टॉपिक, तो आपको खुद ब खुद ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। सब में सतत વધારો होना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। आर्थिक विकास एक एवी प्रक्रिया છે જેમાં દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં તેમજ લોકોની માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય છે। मतलब ये क्या है? राष्ट्रीय आवक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आवक में भी और लोगों की माथादीठ आवक दोनों क्या होनी चाहिए? વધારો, मतलब वो बढ़नी चाहिए, જેના પરિણામે લોકોના जीवन धोरणों में सुधारो થાય છે। यानी कि अगर राष्ट्रीय आवक बढ़ेगी, माथादीठ आवक बढ़ेगी, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी, मतलब जो भी इंसान उस कंट्री में रहता है देश में, तो उसकी जो सैलरी बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदेगा, अच्छी से अच्छी चीज़ें, कपड़े पहनेगा, वो अच्छे से अच्छे खुराक खाएगा। तो यानी कि उसकी जीवन धोरण में सुधार होगा इस एक तरीके से। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं इसको आर्थिक विकास। फिर उसके बाद है, उसके बारे में ही कुछ हम आगे पॉइंट देखते हैं। माथादीठ आवक एटले। तो चलिए देखते हैं माथादीठ आवक एटले શું। तो माथादीठ आवक एटले વર્ષ દરમિયાન મળતી દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક।
यानी देश की जो कुल राष्ट्रीय आवक है वो एक वर्ष में जितने भी देश ने कुल राष्ट्रीय आवक हुई है उसको देश की कुल वस्ती मतलब जितने भी लोग रहते हैं वड़े भागता जे आंक मरे तेने माथादीठ आवक કહે છે। मतलब देश की कुल राष्ट्रीय आवक को देश की कुल वस्ती से अगर हम भाग देंगे तो जो भी हमको आंकड़े मिलेंगे उसको हम बोलेंगे माथादीठ आवक। લોકોની જીવન ધોરણમાં દરેક વ્યક્તિને વર્ષ દરમિયાન પ્રાપ્ત થતા અનાજ, કપડાં, ઉર્જા, પરિવહન સેવા, શિક્ષણ, આરોગ્ય सेवा, रहठाण वगैरह समावेश થાય છે। अब ये जीवन धोरण में क्या क्या आ जाएगा? जीवन धोरण में यानी कि लोगों को अनाज यानी कि कितना अनाज मिला, कैसे कपड़े उनके हैं, ऊर्जा उनको मिलती है नहीं, परिवहन सेवा मतलब आने जाने के लिए परिवहन सेवा मिलती है कि नहीं मिलती, शिक्षण, आरोग्य सेवा, रहठाण कहाँ किस जगह पे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का समावेश होता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी मिलती है तो मतलब आपका जीवन धोरण सही है। उदाहरण लेते हैं अपने उदाहरण तरीके भारतना आज़ादीना પછી વર્ષોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક क्रमशः વધતી गई है। मतलब आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जो माथादीठ आवक थी वो बढ़ती गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरक्की करने लगे, विकास होने लगा। उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की माथादीठ आवक बढ़ती गई। देश में खोराक, રહેઠાણ, कापड़, कोलसो, વીજળી અને વપરાશી वस्तुएं वगैरह वपराश વધ્યો છે। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अच्छे कपड़े, अच्छे रहठाण, अच्छी खुराक लोगों ने खाई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का जो वपराश है यानी कि खपत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली गई है। शिक्षण, आरोग्य, परिवहन અને संचार सेवाओं वपराशनो વધ્યો છે। मतलब जो भी शिक्षण है, आरोग्य सेवा है, परिवहन सेवा है, इसका भी वपराश बढ़ा है क्योंकि लोगों की आवक ज़्यादा हुई है तो जिसकी वजह से इसकी जो खपत है वो भी लोगों ने ज़्यादा की है, જેના પરિણામ લોકોના જીવન ધોરણોમાં સુધાર થયો છે। અગાઉના તુલનામાં જરૂરતો વધુ સારી રીતે સંતોષાય છે। આથી કહી શકાય કે ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों के जीवन धोरण में सुधार हुआ है तो भारत में आर्थिक विकास हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है विकासशील अर्थतंत्रना लक्षणों। अब यानी कि कोई भी कंट्री जो विकास कर, अब कंट्री दो तरह की होती है, एक तो विकासशील होती है और दूसरा विकसित। विकासशील और विकसित, अब दोनों में अंतर क्या है? विकासशील का मतलब जो देश विकास कर रहा हो। विकासशील किसको बोलेंगे हम? जो देश विकास अभी कर रहा हो, मतलब उसकी विकास करने की प्रोसेस चालू हो, जैसे कि इंडिया भारत अपना विकास कर रहा है तो उसको हम विकासशील बोलेंगे। अब कुछ ऐसे देश होते हैं जो पहले से ही विकास कर चुके होते हैं, तो जो पहले से ही विकास कर चुके हैं उसको हम बोलेंगे विकसित। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम विकासशील देशों की बात कर रहे हैं जैसे कि भारत, उसके अर्थतंत्र के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है नीची माथादीठ आवक। मतलब यहाँ पे इसके कुछ मुख्य लक्षण क्या है? सबसे पहला है नीची माथादीठ आवक। मतलब वहाँ के लोग माथादीठ आवक कैसी होती है? कम होती है। मतलब जो विकासशील अर्थतंत्र वाले देश होते हैं उनकी माथादीठ आवक वो क्या होती है? कम होती है, मतलब विकसित देशों की तुलना में। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है वस्ती वृद्धि। मतलब ये जो देश होते हैं विकासशील जैसे कि भारत, इसमें जो वस्ती वृद्धि होती है उसकी वार्षिक दर 2% होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है, 2% या उससे ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे वस्ती वृद्धि क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे कि भारत में भी वस्ती वृद्धि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी 2% ही है, यानी कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्ती होती जाती है। फिर उसके बाद है तीसरा कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। कृषि क्षेत्र पर अवलंबन, जैसे कि हमको पता है कि भारत जो देश है वो इसका ज़्यादातर हिस्सा कृषि पर आधार रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? खेतीबाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देशना 60% करता વધારે લોકો रोजगारी માટે खेती पर आधारित હોય છે। तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे कृषि क्षेत्र पे आधारित होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को उतनी उपज या इनकम मिल नहीं पाती है। कृषि क्षेत्र से कमा तो पाते हैं लेकिन बहुत कम, जिसकी वजह से ये देश विकासशील होता है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक लक्षण है क्योंकि ऐसे देशों में, विकासशील देशों में बेरोजगारी का प्रमाण कुछ ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे प्रमाण श्रमिकों 3% करता વધારે હોય છે, यानी बेरोजगारी का प्रमाण यहाँ पे 3% से भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कौन कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो वो हो गई मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी,
ऐसी औद्योगिक अन्य प्रकारની बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी के प्रकार है। मौसमी बेरोजगारी, छुपी प्रच्छन्न बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, घर्षणजन्य बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी के प्रमाण है। ये अलग अलग तरीके की बेरोजगारी होती है, वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है गरीबी। अब यहाँ पे गरीबी का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे देश में, विकासशील देश में। तो विकासशील में गरीबी के वस्ती ना लगभग तीजा भाग, मतलब 1/3, एक तिहाई भाग, तीजा भाग जेटलू लोग गरीब होते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। फिर उसके बाद है लास्ट हमारा टॉपिक है द्विमुखी अर्थतंत्र। द्विमुखी अर्थतंत्र किसको बोलेंगे? तो दो तरीके के अर्थतंत्र होते हैं। एक सबसे पहला है ग्राम्य विस्तार और दूसरा है शहरी विस्तार। अब जो ग्राम्य विस्तार में ज़्यादातर खेती होती है, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो पिछड़ी जाति के होते हैं, मतलब पछात जातिनो लोग होय छे, रूढ़ी चुस्त होय छे। और शहरी विस्तार की बात करें तो शहरी विस्तार में ज़्यादातर उद्योग होते हैं, मूड़ी प्रधान देश होता है, उत्पादन पद्धति, यहाँ पे बहुत सारे नए नए यंत्र होते हैं, तो जिसकी वजह से शहरों का ज़्यादा विकास होता है, गाँव का कम विकास होता है। तो ये थे हमारे जो भी विकासशील अर्थतंत्र है उसके लक्षण। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है भारतना अर्थकारणना माળખાઓનો परिचय, यानी कि भारत के जो अर्थ कारण हैं उनके माળખાઓ कौन कौन से हैं। तो इसमें उनको तीन भागों में यहाँ पे बेचने में आता है। सबसे पहला जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब ये तीनों क्षेत्र क्या हैं, किस तरीके के हैं, उसके बारे में हमको देखना है कि कोई भी देश हो, उसके जो अर्थतंत्र है, अर्थ कारण है, उसका जो मार्का है, ये तीनों क्षेत्र पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा आता है सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र मतलब ऐसी कोई भी क्षेत्र, ऐसी कोई भी पद्धति, ऐसा कोई भी एक तरीके का बिजनेस जो किस पे डिपेंड करता हो, जो जमीन पे डिपेंड करता हो या तो फिर वो प्रकृति पे डिपेंड करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंदर खेती आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, पशु संवर्धन आ जाएगा, फिर इसके अंदर जंगलों, काची धातुओं, खोदकाम, ये सारी प्रवृत्ति, मतलब ऐसा क्षेत्र जो किस पे डिपेंड करता हो? नेचर, मतलब प्रकृति पे डिपेंड करता हो, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? खेती बाड़ी, पशुपालन, पशु संवर्धन, तेमा मरगा बतका, फिर जंगलों, काची धातुओं, खोदकाम, जेवी, ये सब सारी चीज़ें, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब जमीन, ये सब नेचर, प्रकृति से रिलेटेड है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र सामान्य रीते विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्रનું प्रभुत्व હોય છે। जो तो हमने पहले ही देख लिया, प्राथमिक क्षेत्र यानी ज़्यादातर विकासशील देशों में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि खेती बाड़ी, ये सब कृषि प्रधान देश जो विकासशील होते हैं वो खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से। फिर उसके बाद है माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र में क्या होगा? जितने भी बिजनेस होंगे, उद्योग कारखाने, ये सब जितने भी कंपनीज होगी, वो सारी की सारी कहाँ आएगी? माध्यमिक क्षेत्र में। तो माध्यमिक क्षेत्र में क्या आगे आ जाएगा देख लेते हैं हम। तो माध्यमिक क्षेत्र भारतीय अर्थतंत्र में माध्यमिक क्षेत्रना नाना मोटा यंत्रो, बांधकाम, વીજળી, गैस, पाણીનું पुरवठो वगैरह प्रवृत्तियों समावेश થાય છે। इसमें क्या है? जो भी नाना मोटे यंत्र हैं वो आ जाएंगे, बांधकाम आ जाएगा, વીજળી, गैस, पाણીનું पुरवठो, ये सारे जितने भी काम है वो माध्यमिक क्षेत्र में आ जाएगा। તેમાંથી टाकड़ीથી લઈને मोटा यंत्रों સુધી उत्पादन કરવામાં આવે છે। इसमें क्या होता है? छोटी जो टाकड़ी होती है, टाकड़ी से लेने जो बड़े बड़े यंत्र होते हैं, वो जितना भी उसका उत्पादन होता है, जितने भी कंपनीज उसका उत्पादन करते हैं, वो सब किस में आते हैं? माध्यमिक क्षेत्र में। मतलब एक छोटी सुई से लेके एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनों तक, बहुत बड़े बड़े यंत्रों तक, वो सारी चीज़ें उसमें जितना कुछ उत्पादन होता है, वो सारा का सारा उत्पादन कहाँ होता है? माध्यमिक क्षेत्र में होता है। मतलब सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में क्या था? वो खेती बाड़ी करते थे। फिर उसके बाद माध्यमिक क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पे जो भी कारखाने होंगे या तो फैक्ट्री होगी, उद्योग होंगे, जिसमें जो भी यंत्र मशीनरी बनती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा आता है सेवा क्षेत्र किसको बोलेंगे? जिसके अंदर व्यापार होता हो, वाहन व्यवहार होता हो, संदेश व्यवहार होता हो, शिक्षण, आरोग्य, बैंकिंग, बीमो, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र मतलब सेवा देना। कैसी सेवा? वो होगी व्यापार की सेवा, वाहन व्यवहार मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाने की
सेवा, फिर संदेश व्यवहार, मतलब आप जो भी बात करते हो फ़ोन पे, या तो फिर कोई भी ऐसी सेवा, डाक सेवा, उसको संदेश व्यवहार की सेवाएं बोलते हैं हम। फिर उसके बाद शिक्षण, आरोग्य, बैंक का काम, बीमा का काम, मनोरंजन, मतलब जो भी आप थिएटर वगैरह में जाते हो, ये सब सेवा होती है। तो ये सेवा को हम ये सेवा का जितनी भी चीज़ें हैं, इसको हम सेवा क्षेत्र में लाते हैं। सेवा क्षेत्र ये बहुत ही ज़्यादा उन्नत का क्षेत्र है। इसमें जो रोजगारी है ભારતીય અર્થતંત્ર અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં સેવાનો ક્ષેત્ર ફાળો નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વધ્યો છે, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये इससे जो राष्ट्रीय आवक होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है।